Hello, my dear friends. This is Dr. Amita Telang, Assistant Professor Computer Science, गुरुकुल महिला महाविद्यालय रायपुर। बीकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर एप्लीकेशन स्ट्रीम में प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक यूनिट नंबर 2 स्टडी कर रहे थे। ये हमारी यूनिट थी कंट्रोलिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड वर्किंग विद कंट्रोल। आज इसका पार्ट 4 हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको मेनू कंट्रोल और फ्रेम कंट्रोल के बारे में बताया था। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है स्टेटस बार एंड एरेज। सबसे पहले देखते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार एक कंट्रोल होता है, जैसे कि इसके पहले हमने विजुअल बेसिक के बहुत से कंट्रोल्स के बारे में डिस्कस किया, वैसे ही एक और इंटरेस्टिंग कंट्रोल होता है स्टेटस बार। इसमें बहुत सारे पैनल्स होते हैं जो यूज़र को किसी भी एप्लीकेशन के स्टेटस के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। स्टेटस बार को मैक्सिमम हम 16 पैनल्स में डिवाइड कर सकते हैं और हर पैनल जो होता है वो अलग तरीके का स्टेटस जो है एप्लीकेशन का डिस्प्ले करेगा। कुछ स्टेटस इस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, कीबोर्ड स्टेटस, कीबोर्ड में भी कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, है ना, करंट डेट है, करंट टाइम है, ये कुछ स्टेटस हैं। इस तरीके के स्टेटस किसी भी एप्लीकेशन के बारे में डिस्प्ले करता है हमारा स्टेटस बार। इसमें से जो टेक्स्ट पैनल होता है उसको हम रन टाइम में मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो दूसरे स्टेटस बार के पैनल्स हैं उसे हम रन टाइम में मॉडिफाई करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। वो ऑटोमेटिकली बिना कोई कोड लिखे मॉडिफाई हो जाते हैं, जैसे कि डेट है, टाइम है, ये सारे जो आपके पैनल्स होते हैं ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। हमें अलग से इसके लिए कुछ भी कोडिंग टाइप नहीं करना है। स्टेटस बार जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कॉमन कंट्रोल, ये एक्चुअल में एक ग्रुप ऑफ कंट्रोल होता है। इसमें टोटल 9 कंट्रोल्स होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कॉमन कंट्रोल एक ग्रुप ऑफ 9 कंट्रोल्स होता है, उनमें से एक कंट्रोल होता है। तो यदि हमको स्टेटस बार को अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट मेन्यू में जाना होगा और VVID जो अपना दिख रहा है उसके प्रोजेक्ट मेन्यू में जा करके हम कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे। ओके, कंपोनेंट सेलेक्ट करने के इस तरीके से आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे, देखिए आप, है ना, प्रोजेक्ट मेनू पे आप जाओगे, उस पर आपको कंपोनेंट पे जाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इस तरीके से दिखाई देता है कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स। इस तरीके से यहाँ पर हमको ओके पे क्लिक करना है। तो जब हम ओके पे क्लिक करेंगे तो स्टेटस बार, इमेज लिस्ट, टूल बार, ट्री व्यू, लिस्ट व्यू, स्लाइडर, प्रोग्रेस बार, टैब स्ट्रिप और इमेज कॉम्बो, ये टोटल ग्रुप ऑफ कंट्रोल आपको दिखने लगेगा। तो ये टूल बॉक्स में इस तरीके से डिस्प्ले होगा। जब हम ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो रेड से सर्कल किया हुआ है, इस तरीके से आपको ये कंट्रोल दिखने लगेगा। एक्चुअल में एक ग्रुप ऑफ 9 कंट्रोल्स है जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था। तो अगर आपको स्टेटस बार लाना है तो यहाँ पर आपको हमारा स्टेटस बार जो है वो इस तरीके से सर्कल जो दिख रहे हैं ना, इस तरीके से दिखाई देगा। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो स्टेटस बार आपको अपने एप्लीकेशन में दिखने लगेगा। अब देखते हैं स्टेटस बार में पैनल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टोटल मैक्सिमम 16 पैनल्स हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो पैनल को सेट करने के लिए हम इसमें डिज़ाइन टाइम में सेटिंग करेंगे और इसके लिए हमको स्टेटस बार के प्रॉपर्टी पेज में जाना होगा। जो हमारा स्टेटस बार मेनू, जो आपका स्टेटस बार कंट्रोल है, उसके प्रॉपर्टी पेज में हम जाएंगे और उसमें पैनल टैब की सेटिंग हम कर सकते हैं। इस तरीके से दिखाई देगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रॉपर्टी पेज। ओके, यहाँ पर टोटल 4 टैब आपको दिख रहे हैं, जनरल, पैनल्स, फॉन्ट और पिक्चर। तो यहाँ पर जब आप पैनल्स फॉन्ट टैब में जाओगे तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग सेटिंग्स आपको करने के लिए ऑप्शन दिखाया जाएगा। तो इन्हीं ऑप्शंस के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि एक हमारा जो विंडो में हमें दिख रहा था ऑप्शन, वो था इंडेक्स प्रॉपर्टी। इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ये मेंटेन होता रहता है जब हम पैनल को या तो इंसर्ट करेंगे या तो रिमूव करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 16 पैनल हैं, तो उसमें से हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितने चाहें उतने पैनल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमको कोई पैनल यूज़ करना है या कोई पैनल को हटाना है तो उसके लिए हम इंडेक्स प्रॉपर्टी में देखेंगे। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज होता रहेगा। फिर सेकंड होता है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। टेक्स्ट प्रॉपर्टी
किसी भी इनिशियल टेक्स्ट को ये स्पेसिफाई करता है। मतलब ये है कि हम जिस पैनल को डिस्प्ले करना चाहते हैं उसका इनिशियल टेक्स्ट क्या डिस्प्ले होगा, मतलब वो किस नाम से वो पैनल जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए, ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम सेट करते हैं। की प्रॉपर्टी एक स्ट्रिंग होता है जिसको जो किसी भी पैनल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ओके, मीन्स एक प्रकार से ये शॉर्टकट की तरह काम करेगा। अलाइनमेंट प्रॉपर्टी मतलब ये है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो पैनल के अंदर लेफ्ट राइट सेंटर किस तरीके से अलाइन रहेगा, इसको शो करता है। तो जो इसके बाद नेक्स्ट होती है स्टाइल प्रॉपर्टी। स्टाइल प्रॉपर्टी, इसमें हम टोटल 8 वैल्यूज सेट कर सकते हैं स्टाइल प्रॉपर्टी में। ओके, तो वो 8 वैल्यूज जो है वो इस टेबल में आप देख सकते हैं। SBR टेक्स्ट, SBR कैप्स, SBR नम, SBR INS, SBR स्क्रॉल, SBR टाइम, SBR डेट, SBR गाना। तो यहाँ पर 0 to 7 इसकी टोटल 8 वैल्यूज हैं जो हम स्टाइल प्रॉपर्टी में सेट कर सकते हैं। और ये जो स्टाइल प्रॉपर्टी है ये अलग अलग तरीके के आपको पैनल का डिस्प्ले शो करने वाली है। तो अगर आप स्टाइल प्रॉपर्टी सेट करते हैं तो उसमें से हमें जो भी इसमें से सेट करना है, जैसे कि टेक्स्ट है, कैप्स है, नम है, INS है, स्क्रॉल है, इसमें से जो चाहे हम सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको 0 to 7 तक इसकी जो वैल्यूज है वो हमको यूज करना है और हम अपने एप्लीकेशन में इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी स्टेटस बार में डाल सकते हैं। इसके अलावा एक इसमें होता है ऑटो रिसाइज प्रॉपर्टी। ये आपका पैनल जो है वो किस तरीके से साइज होगा, पैनल का साइज किस तरीके से होगा, ये उसको शो करेगा। तो ऑटो रिसाइज प्रॉपर्टी की बेसिकली 3 वैल्यूज होता है। एक होता है SBR नो ऑटो साइज, SBR स्प्रिंग, SBR कंटेंट। तो 0, 1, 2 जो भी रिक्वायर्ड पैनल की प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं अगर हमको ऑटो साइज प्रॉपर्टी लेना है तो। नेक्स्ट जो होता है वो है स्टाइल एंड सिंपल टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो जो पैनल होता है उसमें स्टाइल प्रॉपर्टी होता है और जो हमारा स्टेटस बार होता है उसका स्टाइल प्रॉपर्टी, दोनों में कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। ओके, मतलब जब हम बोलते हैं स्टाइल प्रॉपर्टी तो हम स्टाइल प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं पैनल के स्टाइल प्रॉपर्टी के बारे में, न कि स्टेटस बार की स्टाइल प्रॉपर्टी के बारे में। तो बाय डिफॉल्ट किसी भी स्टेटस बार की जो स्टाइल प्रॉपर्टी होती है वो जो होती है 0 में सेट रहती है। हम जो चाहें वो वैल्यू यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जो भी स्टेटस बार की स्टाइल प्रॉपर्टी है उसको। स्टेटस बार का जो कंट्रोल फीचर होता है वो सेकेंडरी मोड में होता है, जिसमें हम मल्टीपल पैनल्स को रिप्लेस कर सकते हैं सिंगल पैनल के साथ में। तो इस तरीके से यदि हम चाहें तो एक सिंगल पैनल को डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके लिए हमको स्टाइल प्रॉपर्टी जो है उसको SBR सिंपल करना होगा, सिंगल करना होगा। जब हम SBR सिंगल सेट करेंगे मतलब वैल्यू 1 करेंगे तो एक सिंगल पैनल जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो ये जो स्टाइल प्रॉपर्टी है और जो सिंपल टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये 2 प्रॉपर्टीज आप यहाँ पर इस तरीके से सेट कर सकते हैं। स्क्रीन पे कुछ कोडिंग लिखा हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टाइल और सिंपल टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट किया जा रहा है। अब इसका एक सैंपल प्रोग्राम हम देखते हैं कि स्टेटस बार फीचर जो हमने अभी डिस्कस किया है वो किस तरीके से दिखाई देता है। नॉर्मल मोड में स्टेटस बार जो होता है वो हर एक पैनल को डिस्प्ले करेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी स्क्रीन है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक फॉर्म है, फॉर्म में 3 कमांड बटन बना हुआ है ना, एक फ्रेम बना हुआ है, फ्रेम के अंदर आपने 2 ऑप्शन बटन लिए हुए हैं। तो जब माउस जो है इस फ्रेम में कहीं पर भी मूव होगा, ओके, तो नीचे देखिए रेड से सर्कल किया हुआ है। तो जिस भी जगह पर माउस मूव हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये जो पैनल आपने बनाया है, हमने यहाँ नीचे देखेंगे आप सबसे डाउन साइड में, तो डाउन साइड में ये पैनल बना हुआ है। इस पैनल में टोटल देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 7 यहाँ पर पैनल है स्टेटस बार में। हमने यहाँ पर 7 पैनल्स लिया हुआ है। तो जो जैसे जैसे माउस मूव करते जाएंगे वैसे वैसे जो पैनल है उसका जो कंटेंट है वो चेंज होता जाएगा, टेक्स्ट जो है वो चेंज होता जाएगा। इस तरीके से जैसे आपने माउस को यदि हम
इस कंट्रोल के ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पर हमने रखा है माउस को रिकॉर्ड्स कंट्रोल के ऊपर, तो ये देखिए ऊपर आ गया प्रिंट अ, नीचे आ गया आपके स्टेटस बार में प्रिंट अ रिपोर्ट लिखा हुआ। वैसे ही यदि हम माउस को क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स में हमने माउस को यदि रिकॉर्ड्स में रखा हुआ है तो यहाँ पर ये रेडी पे आपका रेडी डिस्प्ले कर रहा है। मतलब ये है कि जैसे जैसे माउस जो है वो हर एक कंट्रोल में मूव होता जाएगा, वैसे वैसे इस जगह पर लिखा हुआ जो टेक्स्ट है वो चेंज होता जाएगा। और इसके अलावा बाकी पैनल्स भी आप देखिए, यहाँ पर कैप्च सेट किया हुआ है, नम सेट किया हुआ, INS सेट किया है और डेट और टाइम सेट किया हुआ है। तो इसको हमको अलग से, मतलब ये जो है इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। चेंजेस जो सब कुछ है वो सिर्फ टेक्स्ट प्रॉपर्टी में होने वाला है, क्योंकि टेक्स्ट प्रॉपर्टी रन टाइम में चेंज हो सकती है। तो जब भी किसी पैनल को हम क्लिक करेंगे, जैसे हम नीचे देखें तो टोटल हमने 8 पैनल्स बनाए हैं, तो जब भी हम किसी पैनल को क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आ जाएगा जो उस पैनल की डिटेल आपको बताएगा। इस तरीके का मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले हो सकता है। जैसे आप देखिए हमने किया यहाँ पर, तो पैनल इंडेक्स और पैनल की इस टाइप से एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा। और जब हम एक सिंपल ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे फॉर्म में हमने ऑप्शन बटन लिया हुआ है, तो जब हम किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो नीचे जो स्टाइल होता है ना स्टेटस बार का, वो भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से स्टाइल आपका चेंज हो रहा है, कि यहाँ पर प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ गया और प्लीज वेट लिखा हुआ है। तो इस तरीके से स्टेटस बार का यूज करके हम अपने एप्लीकेशन के स्टेटस का जो भी प्रोग्रेस है, एप्लीकेशन का जो भी स्टेटस है, वो हम शो कर सकते हैं। अब हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो है एरेज। एरेज इन विजुअल बेसिक। एरे क्या होता है ये हम सभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी स्टार्टिंग के लिए मैं आज बता दूं कि एरे जो होता है वो सेम टाइप के वेरिएबल्स का कलेक्शन होता है। मतलब ये है कि कंप्यूटर में यदि हमको अपने प्रोग्राम में लिस्ट ऑफ वैल्यूज को यदि डिस्प्ले करना है, वैल्यूज की कोई लिस्ट है उसको डिस्प्ले करना है, तो हम एरे का यूज करके उस लिस्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो एरे वेरिएबल जो होते हैं वो एक सेम टाइप के वेरिएबल्स का समूह होता है, जो एरे होता है वो। एरे एक कॉन्जिक्यूटिव ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन है ना। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है कि एरे जो होता है वो कंटिन्यू मेमोरी लोकेशंस पे, एरे के जो भी डेटा होते हैं वो कंटिन्यू मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं। तो यदि हमको किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन को रेफर करना है तो हमको सिंपली एरे का नाम लिखना होगा और उस एलिमेंट की पोजीशन नंबर लिखनी होगी, जिससे वो जो एलिमेंट है वो हम रेफर कर सकते हैं। एरे में अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों दिया जाता है। अपर बाउंड मतलब कि मैक्सिमम कितना वैल्यू उस एरे में आ सकता है, कितना डेटा स्टोर हो सकता है, और लोअर बाउंड मतलब कहाँ से उसमें वैल्यू स्टोर होना स्टार्ट होगा। तो ये जो बाउंडेशन है ये देना यहाँ पर ज़रूरी है आपको। अगर आप लोअर बाउंड नहीं देंगे, सिर्फ अपर बाउंड देंगे, तो भी ये वर्क करेगा, है ना। क्योंकि हमको मैक्सिमम लिमिट हमने यहाँ पर बता दिया है एरे की, कि मैक्सिमम हमारा एरे का साइज क्या हो सकता है। तो साइज को बताता है ये जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड होता है ये। और हर एक जो एरे का आइटम होता है उसको हम इंडेक्स नंबर बोलते हैं। ओके, मतलब एरे के हर एक आइटम को हम उसके इंडेक्स नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो इंडिविजुअल मेमोरी स्पेस को असाइन करता है। तो इस प्रकार से एरे जो होते हैं वो किसी भी डेटा टाइप के हो सकते हैं। एरे चाहे तो वेरिएंट हो सकते हैं, यूजर डिफाइंड हो सकते हैं, या ऑब्जेक्ट वेरिएबल हो सकते हैं। एरे नंबर्स का हो सकता है, स्ट्रिंग का हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट एरे की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो ये है कि एरे में जो भी डेटा है वो सेम डेटा टाइप का होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को हम चेंज यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। अब यदि आपको एरे डिक्लेयर करना है तो एरे को हम या तो पब्लिक डिक्लेयर कर सकते हैं, या मॉड्यूल डिक्लेयर कर सकते हैं, या लोकल डिक्लेयर कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम मॉड्यूल एरे डिक्लेयर करते हैं तो वो जनरल डिक्लेरेशन सेक्शन में होता है, और इसके लिए DIM या प्राइवेट कीवर्ड का हम यूज कर सकते हैं। यदि हमने लोकल एरे डिक्लेयर किया है तो लोकल एरे जो होता है वो डिम का यूज करके एक प्रोसीजर के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, और एरे को एज कीवर्ड का यूज करके हम डिक्लेयर करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरे इन विजुअल बेसिक।
बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ एरे हैं। ऐसे तो बहुत से एरे टाइप हो सकते हैं, बट बेसिकली 2 टाइप्स एरे हम यहाँ पर मान सकते हैं। फिक्स्ड साइज एरे होता है। फिक्स्ड साइज एरे एज द नेम इंडिकेट, इसका जो साइज है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में चेंज नहीं होता है। हम इसके डिक्लेरेशन में इसका अपर बाउंड स्पेसिफाई कर देते हैं और इस तरीके से इसका जो साइज है, जो भी साइज हमने फिक्स कर दिया है, ये एरे सिर्फ उसी रेंज में ही वर्क करेगा। फिक्स्ड साइज एरे, इसको डिक्लेयर करने का तरीका आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, डिम, है ना। जैसे कि मैंने बताया था कि यदि एरे डिक्लेयर करना है तो आपको DIM कीवर्ड लिखना होगा। उसके बाद में आप किस प्रकार का एरे ले रहे हैं उसका डेटा टाइप ले लिया, सॉरी एरे का नेम ले लिया यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर उसका साइज ले लिया और एज कीवर्ड का यूज किया है, और एज के बाद में हमको यहाँ पर डेटा टाइप देना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो कंप्लीट डिक्लेरेशन ऑफ एरे है वो ये शो कर रहा है कि नंबर्स नाम का एक एरे है जिसकी साइज है 5 और जिसका डेटा टाइप है इंटीजर। मतलब ये एरे इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करेगा। कितनी वैल्यूज को? टोटल 5 वैल्यूज को ये स्टोर करने वाला है, 0 से लेके 5 तक। अब यदि हम चाहें तो लोअर लिमिट भी यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। हमने अभी तक सिर्फ यहाँ पर अपर लिमिट स्पेसिफाई किया था। लोअर लिमिट स्पेसिफाई करेंगे मतलब हम यहाँ पर इस तरीके से चाहें तो लिख सकते हैं डिम नंबर्स 1 to 6 एज इंटीजर। तो यहाँ पर 1 से लेके 6 तक जो रेंज है वहां पर ये वैल्यूज को शो करने लगेगा। और वैसे ही यदि हम चाहें तो एक पब्लिक एरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। डिम की जगह पर हमको लिखना होगा पब्लिक। अगर हमने डिम लिखा है मतलब हमारा जो एरे है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि डिम कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जनरल डिक्लेयर कर रहे हैं अपने एरे को। ओके, अब यदि हम चाहें तो उसको हम पब्लिक भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सिंपली हमें लिखना होगा पब्लिक नंबर 5 एज इंटीजर। यहाँ पर डिम कीवर्ड का यूज हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ एरे होता है हमारा 1 डायमेंशनल एरे। तो 1 डायमेंशनल एरे ये एक फिक्स्ड एरे होता है। इसे हम इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे डिम एरे नेम एंड एज वर टाइप। ओके, मीन्स डिम कीवर्ड लिखना है, एरे का नाम लिखना है, साइज लिखना है, एज वेरिएबल टाइप। बिल्कुल वैसा जैसा कि फिक्स्ड एरे था, है ना। इस तरीके से हम फिक्स्ड एरे को डिक्लेयर कर रहे थे, वैसे ही सेम हम 1 डायमेंशनल एरे को भी डिक्लेयर करेंगे। 1 डायमेंशनल एरे एक प्रकार से लिस्ट की तरह वर्क करता है। इसका जो सिंटेक्स हमने लिखा है, इसके पूरे पार्ट्स को देखते हैं। तो यहाँ पर एरे नेम ऑफ एरे वेरिएबल है। डिम जो होता है वो डायमेंशन ऑफ एरे को शो करता है। डायमेंशन, हमारा जो डायमेंशन है वो 1 डायमेंशन एरे है, तो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग जो है वो पास किया है। ओके, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज या जो भी नंबर लिखा जाता है वो सब स्क्रिप्ट कहलाता है। इस तरीके से देखिए डिम num5 एज इंटीजर आपने लिखा है। तो इस जो एग्जाम्पल है, जो आप इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं, इसमें आप देखिए इस तरीके से लिस्ट जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो इस तरीके से दिखाई देगा, नंबर 5 एक लिस्ट की तरह। ओके, इसमें टोटल आप देखिए 6 एलिमेंट डिस्प्ले हो गए हैं, क्योंकि हमने num5 लिया है तो 0 to 5 मतलब टोटल 6 एलिमेंट्स को ये डिस्प्ले करेगा या स्टोर करेगा मेमोरी में। और जब हम लोअर लिमिट स्पेसिफाई करेंगे तो वो लोअर टू अपर लिमिट तक के एलिमेंट्स को यहाँ पर स्टोर कर देगा मेमोरी में। सेकंड होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो एरे के मल्टीपल डायमेंशंस भी हो सकते हैं। नॉर्मली हम 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन पे ही वर्क करते हैं, और ज़्यादातर हम 2 डायमेंशनल एरे जो है वो यूज़ करते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे मीन्स मोर देन 2 डायमेंशन जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल एरे कहलाता है। विजुअल बेसिक में एटलीस्ट 60 एरे डायमेंशंस हो सकते हैं, बट हम 2 या 3 इतने ही डायमेंशंस को यहाँ पर यूज करते हैं। तो 2 डायमेंशन एरे जब हम बात करते हैं तो इस तरीके से वो डिक्लेयर होता है, जैसे कि यहाँ लिखा है डिम avg 3,3 एज सिंगल। इसके पहले हमने लिखा था डिम, देन अपना वेरिएबल नेम, उसके बाद में एक ही यहाँ पर हमने नंबर पास किया था, उसके बाद में डेटा टाइप लिख दिया था। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 नंबर्स पास किए हैं, 3,3। इसका ये मतलब है कि ये जो है ये रो और कॉलम को डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि हमारा जो है एरे वो 2 डायमेंशनल एरे है।
तो इस तरीके से हमारा AVG फर्स्ट वाला जो नंबर है वो रो को शो कर रहा है और सेकंड वाला जो नंबर है वो कॉलम को शो कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा जैसे कि एक मैट्रिक्स होता है बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हर एक मैट्रिक्स पोजीशन को यहाँ पर शो किया गया है 0 0 0 1 0 2 0 3 इस तरीके से। और यहाँ पर रेफरेंस जो है वो कंटिन्यू चेंज हो रहा है, रो और कॉलम के जो रेफरेंस है वो यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। और हम चाहें तो मल्टी डायमेंशनल एरे या 2 डायमेंशनल एरे में हम लोअर बाउंड भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए, डिम मार्क्स 100 to 200, 1 to 100। ओके, मीन्स यहाँ पर हमने डायरेक्ट 200 और 100 नहीं लिया, यहाँ पर हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट ले लिया है और उसके बाद हमने इसको शो किया है। तो इस तरीके से। और वैसे ही यदि हमको 3 डायमेंशनल एरे यदि आपको डिस्प्ले करना है तो उस केस में आप कॉमा करके 3 यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स पास करोगे, 3 अलग अलग तरह के आर्ग्यूमेंट। इसमें देखिए दोनों में हमने अपर और लोअर दोनों लिमिट्स का यूज किया हुआ है। नेक्स्ट एरे होता है स्टैटिक एरे। स्टैटिक एरे में फिक्स्ड नंबर ऑफ आइटम्स हम यूज करते हैं। ये हमने जो इसके पहले स्टडी किया था फिक्स्ड साइज एरे, ये बिल्कुल उसी तरीके का होता है। या मान लीजिए कि फिक्स्ड साइज एरे और स्टैटिक एरे दोनों जो है वो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट होता है। ओके, जैसे कि फिक्स्ड साइज एरे में एरे की साइज हम पहले से ही फिक्स कर देते हैं, वैसे ही स्टैटिक एरे में एरे की साइज पहले से फिक्स है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो मेमोरी में जाकर के स्टोर होने वाले हैं या मेमोरी में कितना जगह मिलने वाला है यहाँ पर। सेकेंड होता है आपका डायनेमिक एरे। स्टैटिक एरे एंड डायनेमिक एरे, मोस्ट जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें स्टैटिक एरे का यूज नहीं होता है, क्योंकि प्रोग्रामर को कंपाइल टाइम में यही नहीं पता है कि कितना यहाँ पर जो मेमोरी आइटम्स है वो नीडेड है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टैटिक एरे जो होते हैं उसको आप रिसाइज नहीं कर सकते। यहाँ पर हम स्टैटिक एरे को रिसाइज नहीं कर सकते, लेकिन डायनेमिक एरे को हम रिसाइज कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो कितना मेमोरी का है। सपोज आपने 100 जो है वो फिक्स कर दिया, बट आपको 100 की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आपको रिक्वायरमेंट है सिर्फ 50 की एट द रन टाइम, तो हमारा जो 50 बच रहा है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर डायनेमिक एरे जो है वो इफिशिएंटली वर्क करेगा कि हमको जितनी रिक्वायरमेंट है हम उतना ही एरे का साइज सेट करें, ताकि हमारा मेमोरी स्पेस जो है वो वेस्ट ना हो। कई बार मेमोरी स्पेस हमको कम चाहिए, लेकिन हमने ज़्यादा उसके लिए एरे में ज़्यादा मेमोरी में स्पेस बना दिया है, तो अननेसेसरी क्या होता है, मेमोरी वहाँ पर वेस्ट होती है। और कई बार हमने कम मेमोरी स्पेस अलोकेट कर दिया है, बट हमने क्या किया है वहाँ पर उसको ज़्यादा, हमने कम मेमोरी स्पेस अलोकेट कर दिया और रिक्वायरमेंट हमको वहाँ पर ज़्यादा की है, तो उस केस में हम अपना प्रोग्राम जो है वो सडनली चेंज नहीं कर सकते। तो ये ज़्यादा इफिशिएंट तरीका है कि आप डायनेमिक एरे को यूज़ करें, ताकि रन टाइम पे आप एरे की साइज को चेंज कर सको। तो नॉर्मली डायनेमिक एरे को यदि आपको डिक्लेयर करना है तो आपको रीडिम कीवर्ड का यूज़ करना होता है। रीडिम, जैसे कि हमने डिम यूज़ किया था, डिम की जगह रीडिम यहाँ पर लिखना होगा। डायनेमिक एरे को डिक्लेयर करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका फर्स्ट जो आपको दिख रहा है, वहाँ पर आप सिंपली क्या कर रहे हो, जो विजिबिलिटी है उसको आप सेट कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हो कि यहाँ पर कस्टमर एज स्ट्रिंग, मतलब पहले आपने क्या किया है, नॉर्मल एक एरे डिक्लेयर कर दिया है और उसके बाद में हमने उस एरे की साइज डिक्लेयर की है रीडिम कीवर्ड का यूज करके। और दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्टली आप रीडिम कीवर्ड का यूज करके आप अपने वेरिएबल को आप अपने एरे को डायनेमिक एरे बना सकते हैं। तो जब हम एरे को क्रिएट करते हैं तब हम यहाँ पर एरे को क्रिएट करते समय ही हम यहाँ पर उसको डायनेमिक एरे बना देते हैं। और फर्स्ट वाले तरीके में हम क्या कर रहे हैं कि जब ज़रूरत पड़ रही है हमको डायनेमिक एरे की, उस टाइम पे हम रीडिम कीवर्ड का यूज़ करके उसको क्या कर रहे हैं, डायनेमिक एरे बना रहे हैं। तो फर्स्ट वाला जो मेथड है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि एज पर नीड हम यहाँ पर एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्लास में विजुअल बेसिक के कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ में हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।